हेलो दोस्तों, नोरसेट अड्डा में आपका स्वागत है। नोरसेट अड्डा, ठीक है। तो भाई देखो, साफ सीधी बात है, हमारा एक ही मोटो है और वो मोटो है, अगर कुछ छूटेगा नहीं तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं, बस ख़त्म बात, ठीक है। तो हम हर चीज़ करेंगे, हम अपने लेवल पे भी करेंगे, हम किताबें भी करेंगे, जो है सब कुछ करेंगे। नोरसेट का सिलेबस वैसे भी बदल गया है, कॉन्सेप्ट बदल गए हैं, 2 लेवल के पेपर होने हैं, 2 लेवल के एग्ज़ाम होने हैं, है ना। आपको पता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 में आपको पता होना चाहिए स्टेज 1 स्टेज 2 में कि भाई स्टेज 1 में तो आपके 5:1 के रेशियो में आप वहाँ से बस पास हो गए, कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी। फिर स्टेज 2 की बात जो होगी, स्टेज 2 में जो होगा उसमें आपके क्लिनिकल ओरिएंटेड और बहुत ही अच्छे सवाल उसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी तैयारी जो होगी दोनों पर्सपेक्टिव से होगी कि हम स्टेज 1 भी क्लियर कर लें और स्टेज 2 भी क्लियर कर लें, और कोई बुक का टॉपिक जो हो वो हम लगभग कोशिश करें कि सब कुछ हम कवर करते जाएं, ठीक। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। भाई देखो, हम करेंगे शुरुआत किससे? चैप्टर 8 से। सॉन्डर्स की ये बुक है, सॉन्डर्स हम सबको पढ़नी है, नोरसेट के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 8 है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखो भाई, आपके कॉन्सेप्ट्स भी आते होंगे तो ही आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस की बात में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि भाई देखो, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इन्होंने बता रखा है। इलेक्ट्रोलाइट है क्या, होता क्या है, बिल्कुल हम सिंपल भाषा में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट देखो, कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर मान लो पानी है, इसके अंदर हमने कुछ स्पेशल, कुछ बहुत ही खास सब्सटेंस इसके अंदर हमने डाला। तो जैसे ही हम डालेंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में जो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है उसको वो हम इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। ये जो कन्वर्ट हो रही है ना, इसके लिए एक टर्म देते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइज हो गया मतलब आयंस बन गए हैं, ठीक है। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो कि जब किसी सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व होता है, मतलब घुलता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्प्लिट कर जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों में, ठीक है। अब उसको हम मेजर कैसे करेंगे? भाई इलेक्ट्रोलाइट्स को हम मेजर भी तो करेंगे ना। तो मैट्रिक सिस्टम इस हम यूज़ करते हैं। मैट्रिक सिस्टम, किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें लीटर और मिलीलीटर आता है। मिली लीटर 1 पता है ना सबको, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, है ना। ठीक। अब नेक्स्ट, तो अब देखो भाई, मिली इक्विवेलेंट भी होता है। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट बेसिकली हमें बताता है सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंबाइंड एक्टिविटी को मिली इक्विवेलेंट में मेजर करते हैं, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट। तो अगर हम बात करेंगे 1 मिली इक्विवेलेंट जो होगा किसी भी कैटाइन का, कैटाइन इज़ नेगेटिव चार्ज, ऑलवेज रिएक्ट केमिकली विद 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन। और क्योंकि न्यूट्रल होना है ना सब्सटेंस, तो जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो नेगेटिव 1 मिली इक्विवेलेंट अगर कैटाइन होगा, 1 मिली इक्विवेलेंट अगर एनाइन होगा, तो वो आपस में मिलके केमिकली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक। सो मिली इक्विवेलेंट का हमें एक फ़ायदा क्या मिलता है? मिली इक्विवेलेंट से हमें ये पता चलता है कितने एनाइन है, कितने कैटाइन है, और कितने एनाइन है, कितने कैटाइन अवेलेबल हैं कि वो कंबाइन कर जाएं दूसरे एनाइन या कैटाइन से। इससे हमें मिली इक्विवेलेंट का मतलब ये है ना। ज़्यादा ज़रूर नहीं है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर है बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट। देखो भाई, बॉडी फ्लूइड्स के कंपार्टमेंट्स के बारे में इन्होंने दे रखा है, आगे भी आएगा, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ्लूइड इन ईच ऑफ, देखो किस बॉडी का कोई भी कंपार्टमेंट होगा उसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा, फ्लूइड होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो होते ही है, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट के पास अपने खुद का एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन होता है। किसी के पास सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, किसी के पास पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे, किसी के पास कैल्शियम आयन ज़्यादा होंगे। तो सबका अपना अपना टेस्ट है भाई, अपने हिसाब से वो अपना अपना रखते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करना है
तो उनके उस बॉडी के पास फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो होता है ना वो सही होना चाहिए और सही अमाउंट में होना चाहिए और वो सही कंपार्टमेंट में होना चाहिए। अभी बताया ना, जितने भी कंपार्टमेंट है सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट के कंपोजिशन है कि भाई हमें तो इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। तो अगर बॉडी के पास अच्छी सही मात्रा में फ्लूइड हो, पानी हो और सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स हों, और ये भी मैटर करेगा कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जिस कंपार्टमेंट में जितना होना चाहिए क्या उतना है, उतना हो और राइट अमाउंट में हो, तो बॉडी जो होगी नॉर्मली फंक्शन करेगी। ठीक। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है एक सेल से निकल गया, एक सेल है, इसके अंदर एक मान लो पोटेशियम आयन है, ये चैनल है और घूमते घूमते बाहर चला गया, तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना बाहर, वो देखेगा अरे ये तो बाहर आ गया, चलो भाई इसकी जगह मैं जगह ले लेता हूँ। भाई कोई घर से बाहर छोड़ेगा, घर छोड़ेगा तो दुनिया तो खाली बैठी है ना, दुनिया तो उसके घर को पकड़ लेगी, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक सेल से बाहर आता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो अंदर घुस के उसकी जगह ले लेता है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, कि मतलब जितने कैटाइन हैं और एनाइन हैं वो सेम होने चाहिए, ताकि एक नॉर्मल अच्छा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। एक बाहर गया, एक अंदर आ गया, ठीक है, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, हमने स्कूल में पढ़ा भी था। दूसरा, जो भी ये सेल हैं, है ना, सेल्स आपस में तो काफ़ी हद तक जो कंपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं। ठीक, ये चीज़ पता होनी चाहिए, किससे सेपरेटेड होते हैं, सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब कि पूरा तरह से सब कुछ जो होगा आर पार जा पाएगा, और सेमी मतलब आधा, सब कुछ नहीं जा पाएगा आर पार, एक सेल से दूसरे कुछ रह जाएंगे, कुछ जा पाएंगे। ठीक है, बस ये चीज़, ज़्यादा डीप अभी हम नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम कुछ और जब चीज़ें करेंगे तो उनमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा सारी कॉन्सेप्ट्स के और बारे में और डीप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के बारे में। इंट्रावेस्कुलर नाम में ही है, इंट्रा मतलब अंदर, वेस्कुलर मतलब वेसल के अंदर। तो जो हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी पाइप्स हैं, पाइप्स मतलब जो ब्लड वेसल हैं, है ना, तो ब्लड के जो वेसल्स हैं, देखो नाम देखो, वेसल, वेसल मतलब जिसके अंदर हम कुछ स्टोर करते हैं, और ब्लड, ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड हो, है ना, ये हो गया ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, क्योंकि ये कंपार्टमेंट ऐसा है जो कि वेसल के अंदर है। फिर है इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट हो गया। अब हम करते हैं इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के बारे में। इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट का मतलब जो सेल के अंदर हो, हाँ सोचो सोचो, है सही सोच रहे हो, वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर हो। ठीक है, तो अभी हम कंपार्टमेंट देख रहे हैं, अभी मैंने बताया ना कि सब कंपार्टमेंट में अलग अलग अपना रेशो रहता है, अपना इलेक्ट्रोलाइट रहता है, फ्लूइड रहता है। तो किस तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, देखो हमारे शरीर में सेल्स भी हैं, हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स भी हैं, और ये जो बाहर वाला चीज़ जो पोर्शन बचता है, ये इसको कहेंगे, ये तो हो गया इंट्रासेलुलर, और बाहर वाले पोर्शन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, जो सेल के बाहर है ना। ज़्यादातर जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो सेल के अंदर होता है, ये चीज़ तो हमें पता ही है ना। ज़्यादातर जो हमारे शरीर के अंदर, देखो भी हमारा बॉडी जो है 70% पानी से बना है, ठीक है। अब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बनी है। सेल जो होते हैं पिच के तो होते नहीं है, सेल थोड़े से मोटे से होते हैं, है ना, घूमी घूमी से। तो इसके अंदर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। ऐसी ब्लड वेसल्स जो होते हैं, इसके अंदर ब्लड होता है जो कि फ्लो कर रहा होता है, कुछ पानी जो होता है वो बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाले कंपार्टमेंट में आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है, इसको हम कभी कभार इसको थर्ड स्पेस कह देते हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की हम बात करेंगे, वो सारे कंपार्टमेंट जो कि सेल के बाहर है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जैसे एक आएगा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर थर्ड स्पेस,
थर्ड स्पेस कहते हैं इसे, ठीक है। तीसरी स्पेस मतलब वो फ्लूइड जो कि सेल के बीच में, देखो एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये जो यहाँ जो एरिया होगा ना, ये इसको हम कह देंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या थर्ड स्पेस। और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के एग्जांपल क्या हैं? और एग्जांपल हैं आपका ब्लड, लिम्फ, बोन कनेक्टिव टिश्यूज़, पानी, ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स, ये सारे जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के एग्जांपल हैं। तो मतलब सिंपल सा है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जितने भी इंट्रा सेलुलर के अलावा जो हैं वो सब ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर हो गए। और बाहर क्या क्या फ्लूइड होते हैं? ब्लड हमने सुना है, तो कुछ हमने सुना क्या क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम बार बार सुनेंगे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड अब आप अच्छे से जान लो कि वो फ्लूइड जो कि दो सेल्स के बीच में होता है, इसको हम थर्ड स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। देखो एक स्पेस सेल का, एक स्पेस ये, तो तीसरा स्पेस कौन सा हो गया? ये, इसलिए हमने इसको थर्ड स्पेस कह दिया। फिर है ब्लड, फिर है लिम्फ, फिर है हड्डी, फिर है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, फिर है पानी, ठीक है। तो थर्ड स्पेसिंग के बारे में हम देख लेते हैं। सो थर्ड स्पेसिंग क्या है? थर्ड स्पेसिंग है accumulation and sequestration of trapped extracellular fluid in an actual or potential body space as a result of disease or injury। मतलब किसी बीमारी या इंजरी की वजह से जब कोई पानी जो होता है वो बाहर चला जाता है सेल के बाहर और वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। वही जैसी मान लो ये सेल जो है, देखो एक ये सेल था, इसको चोट लगी, ठीक है। और जब चोट लगी तो ये मान लो यहाँ से टूट गया, तो इसके अंदर का जो पानी था, इसके अंदर का जो पानी होगा वो सारा बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? इसको जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ वो चला जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रैप्ड फ्लूइड है वो एक तरह से वॉल्यूम लॉस हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है भाई? ये जो पानी अंदर था वो तो सेल के अंदर था और वो हमारे काम आ रहा था, हमारे शरीर में काम आ रहा था। लेकिन अब जब ये पानी बाहर चला गया है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई वॉल्यूम का लॉस हो चुका है और वो अब हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ में नहीं आ सकता, ठीक है। आया समझ? तो यही होती है थर्ड स्पेसिंग कि कुछ चोट वोट लगी, बीमारी हुई, बाहर सारा पानी निकल गया, हमारा वॉल्यूम जो है था वो डेफिसिट हो गया, ठीक है। और वो जो बॉडी हो और उस पानी ने जो भी उसको जगह मिली वो वहाँ घुस गया। जैसे कि कहाँ घुस गया? पेरिकार्डियल, दिल के चारों तरफ का जो एक वो होता है ना, ये हो गया पेरिकार्डियल, ठीक है। प्लूरल का होता है लंग्स में, फेफड़ों में, फेफड़ों के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है ना, तो इसके अंदर भी जमा हो जाता है। पेरिटोनियल, देखो पेरिटोनियल मतलब एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमेन के वहाँ पे जमा हो जाता है पेरिटोनियल। जॉइंट कैविटी, हड्डियों के जॉइंट में जमा हो जाता है। आपने देखे होंगे किसी के जोड़ जो होते हैं फूल जाते हैं, टीबी में खासकर, है ना। एब्डोमेन हो गया, सॉफ्ट टिश्यूज़ में हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको हमने थर्ड स्पेसिंग कॉन्सेप्ट कहा है। तो भाई इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस जो हो रहा है, कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, ये मतलब पता करना बहुत मुश्किल काम है भाई। आप ये कहते हो कि भाई देखो कोई बर्न जब जल जाता है, जलने के बाद डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। अब लेकिन हमें नहीं ज़्यादा हम नहीं बता सकते कि कितना एक्चुअल लॉस हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब थर्ड स्पेसिंग में जब लॉस होता है वो हमारे वज़न में तो आएगा नहीं। क्यों वज़न में क्यों नहीं आएगा सर? अरे भाई एक बार बताओ, सेल से ही तो बाहर गया है, हमारे शरीर से थोड़ा ना पानी बाहर गया है। वो जो छोटे छोटे सेल थे उनसे बाहर चला गया है ना, लेकिन है तो वो हमारे शरीर में ही। तो वो पानी जो है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भर गया है, लेकिन वो पानी हमारे शरीर में रहेगा, इसलिए वज़न में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है। या फिर हमारे इनटेक और आउटपुट रिकॉर्ड में भी ज़्यादा कोई बदलाव हमें दिखेगा नहीं। जब तक तब हमें पता चलेगा जब एक्चुअल ऑर्गन माल फंक्शन जब होने लगेगा, जब ऑर्गन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं बचेगी वो काम कर पाए, है ना। सारा पानी तो बाहर चला गया, काम कैसे करेगा, ठीक है। अब इडीमा क्या है? इडीमा देख लेते हैं। इडीमा मतलब अभी मैंने बताया, जब कोई फ्लूइड जो हो इंटरस्टिशियल स्पेस में बाहर चला जाए और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। ये सेल से बाहर पानी चला गया और यहाँ पे जो है पूरा एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। इसी को हमने इडीमा कह दिया। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस क्यों हो रहा है? ये होता है जब ऑन्कोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या कैपिलरी परमिएबिलिटी या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है ना, बहुत बड़े बड़े वर्ड है ना,
अभी इनको हम नहीं रटेंगे, छोड़ो, आगे हम करेंगे, है ना, आगे पता चलेगा। बेसिक चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी फ्लूइड जो होगा बाहर तब जाएगा जब उसको, या तो कोई बैलून है, बैलून में कोई इंजरी होगी, कोई पिन चुभाएगा तो ही तो उस बैलून का पानी बाहर जाएगा ना, ऐसे ही समझ लो। तो कोई अगर ट्रोमेटिक इंजरी होगी या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई सर्जरी हुई, या फिर कोई लोकल इन्फ्लेमेटरी कोई बीमारी हो गई, तब जाके जो होगा फ्लूइड उससे बाहर जाएगा। कोई जल गया, मैंने अभी बताया था, जलने पे फ्लूइड बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म आई है एनासरका। एनासरका क्या है? एनासरका इज जनरलाइज्ड एडिमा। इसको हम जनरलाइज्ड एडिमा मतलब पूरे शरीर में ही फूल चुका है, पूरा शरीर जो है वो फूल चुका है। तो जब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस थ्रू आउट द बॉडी, मतलब एनासरका मतलब कि जब पूरे शरीर में जो है फ्लूइड जो होता है एक्यूमुलेट हो चुका है, जहाँ पे भी फ्लूइड को जगह मिल रही है वो वहाँ घुस चुका है। इसमें बड़े बड़े ऑर्गन्स की वजह से कारण होता है, जैसे कि कार्डियक, दिल का इन्वॉल्वमेंट हो, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो, लीवर फेलियर हो, ये ऐसी सिनेरियोज़ में पानी जो होता है सब पूरे शरीर में जनरलाइज एडिमा हो जाता है। सो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पकड़ते हैं। बॉडी फ्लूइड्स हैं क्या? देखो भाई, बॉडी फ्लूइड्स शरीर के अंदर जो भी तरल पदार्थ है उनका काम क्या है भाई? ऑब्वियस ही बात है, फ्लूइड है तो वो क्या कर रहे हैं? बह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो क्या लेकर जा रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रहे हैं। और वो क्या लेकर जा रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स भी लेकर जा रहे हैं। भाई सेल को कुछ मिला, सेल ने बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनाए हैं और उसको उसने बाहर भी तो करना है ना, वरना वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा घर में। भाई एक घर ही तो है एक तरह से, सेल जो है एक तरह से घर है। इसके अंदर हमने बाहर से खाना लेकर आए, हमने रसोई में बनाया, मेटाबोलाइज किया, खाया पिया, उसके बाद जो वेस्ट है हम इसको निकाल देंगे बाहर। जैसे हमारे यहाँ पे घर में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए एमसीडी वाले आते हैं, ऐसे ही बॉडी फ्लूइड जो होंगे उसको कैरी करके वेस्ट को ले जाते हैं। तो टोटल बॉडी फ्लूइड जो है हमारा, अगर हम बात करें इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, मैंने बताया टोटल बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है। तो अगर हमें शरीर की टोटल बॉडी फ्लूइड के बारे में जानना होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे? भाई वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है और वो फ्लूइड जो सेल के बाहर है, इससे हमें पूरे हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड के बारे में पता लग जाएगा। तो जो हमारा टोटल बॉडी फ्लूइड है वो हमारे वज़न का 60% वेट है। मान लो कोई 100 किलो का व्यक्ति है तो उसके अंदर बॉडी फ्लूइड कितना होगा? 60% कितना हुआ? 60 kg। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट तो है नहीं, है ना। तो 60% है एडल्ट में। और ओल्डर एडल्ट की बात करोगे या फिर इन्फेंट की बात करोगे तो ये थोड़ा सा ध्यान दोगे कि भाई देखो, जो इन्फेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें तो 80% जो होता है उनका वज़न वो बॉडी फ्लूइड से बना होता है। मतलब इन्फेंट जो होता है वो एक तरह से 80% तो पानी से बना है पूरी तरह से, और उसके शरीर में 80% पानी है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते रहता है उसका पानी जो होता है वो लॉस होते रहता है ना। अभी बड़े होते रहते हैं, टेंशन आते रहती है जीवन में, टेंशन के साथ साथ हमारी सिरदर्दी बढ़ती है और क्या होता है, हमारा खून जलता रहता है, बोलते हैं ना, वो कम होता रहेगा। तो सिंपल सा है, जब इन्फेंट था तो 80% था, जब हम एडल्ट हुए तो 60% बच गया, और जब हम और बूढ़े हो गए तो कितना बच गया? और कम हो गया, 55% हो गया। ठीक है, तो ये कम होते रहता है। तो मतलब ये है कि इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट जो हैं उनमें ज़्यादा रिस्क खतरा रहता है कोई किसी भी तरह की फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खासकर यंगर एडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इन्फेंट के पास सबसे ज़्यादा फ्लूइड है, 80% है। थोड़ा सा और बढ़ गया दिक्कत आ जाएगी। और ओल्डर एडल्ट में ऑलरेडी कम 55% है, अगर और कम हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों जो होते हैं ज़्यादा खतरे में रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई अभी हमने बताया कि चिल्ड्रन के पास ज़्यादा पानी होता है, बॉडी वाटर होता है एडल्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब बॉडी फ्लूइड में भाई होता क्या है? बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड के सर होता क्या है इसके अंदर? भाई क्या सिर्फ पानी होता है? हाँ, पानी तो होता ही है, वाटर होता है, और क्या होता है उसके अंदर? घुले हुए पदार्थ होते हैं, डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे इसमें कुछ ना कुछ घुला रहता है। भाई प्योर पानी थोड़ा ना मिलेगा, बिल्कुल नदी थोड़ा ना बह रही है, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम खा पी रहे हैं ना, तो बाहर का जो चीज़ होगी इसके अंदर आ जाता है। तो लार्जेस्ट सिंगल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या है? पानी।
ऑब्वियस ही बात है, हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड कोई भी तरल किससे बनती है, पानी से बनेगी ना। तो अगर फ्लूइड सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, वो वाटर है। और इसके अंदर घुला क्या होता है सर, ये डिज़ोल्व सब्सटेंस हैं क्या, ये डिज़ोल्व सब्सटेंस हैं ग्लूकोस होता है ना, यूरिया आपने नाम सुना होगा, क्रिएटिनिन सुना होगा, है ना, ये भी आपने नाम तो सुना ही है। ग्लूकोस हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, जो कि ये जो सब्सटेंस हैं ये सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हुए, इसलिए ये सबस्ट्रेट के तौर पे इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, सिंपल फॉर्म में नहीं टूटे, ठीक है। बाकी सब्सटेंस जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि नमक होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो इसके अंदर घुल जाएगा और सोडियम प्लस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोस हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये जो होते हैं जब हमने इनको अंदर पानी के अंदर डालेंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। डिज़ोल्व होने का मतलब मैंने अभी शुरू में बताया था, कोई भी सब्सटेंस अगर पानी के अंदर डिज़ोल्व होगा तो वो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, ये इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और ये जो प्लस और माइनस जो होंगे ये इनको हम कहेंगे सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर नमक जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और अभी हमने पढ़ा कि भाई इन्फेंट और जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें पानी का थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए हमें इनको फ्लूइड इम्बैलेंसेस के लिए हमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो भाई, बॉडी फ्लूइड तो पढ़ लिया, पानी होता है और बहुत सारे ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन होता है। अब ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पहला शब्द आप सुनोगे डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ हो जाना मतलब जैसे कि भाई आपने मान लो कमरे के एक कोने में आपने सेंट छिड़का, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे आपको दूसरे कमरे में, उसी कमरे में दूसरे कोने में आपको खुशबू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल थे सेंट के वो स्प्रेड हो गए हैं और वो हमारी नाक तक पहुंच गए हैं, है ना। मतलब ये है कि जहाँ पे कोई सोल्यूट जो होगा, सोल्यूट देखो, सोल्यूट और सॉल्यूशन पता है ना कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये हमने कुछ इसके अंदर, ये एक बीकर है जिसके अंदर पानी है, ठीक है, ये हमने कुछ डाला इसके अंदर, तो ये जो है ये है सोल्यूट, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट। पानी जो है सॉल्वेंट है, और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, वो प्रोसेस जहाँ पे सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। जब ये सोल्यूट हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ मान लो यहाँ हमने डाल दिया, तो क्या ये सोल्यूट यहीं पे पड़ा रहेगा? नहीं सर, ये यहाँ नहीं पड़ा रहेगा, ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, सब जगह आ जाएगा, टुकड़ों में बट के जैसे भी आएगा। तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। आगे समझ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूल्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में फैला देता है। अब मान लो ये जो था, ये कमरा जो है, यहाँ पे हमने सेंट छिड़का, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कहाँ से कहाँ स्प्रेड होगा, यहाँ से यहाँ स्प्रेड हो जाएगा। मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो चला जाएगा। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन में जाता है। डिफ्यूज़ हो गया ना, तो इसी के लिए हम बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये अब परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, मैंने बताया परमिएबल मतलब परमिट करना। परमिट सुना है ना नाम, भाई परमिट कर दो मुझे यार, है ना, या परमिट नहीं मिला, जैसे ट्रक वाले कहते हैं भाई मुझे परमिट नहीं मिला वहाँ जाने का, मतलब परमिशन नहीं मिली। तो परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो परमिएट कर देती है, जो परमिट कर देती है, अलाउ कर देती है कि सब्सटेंसेस को कि भाई आओ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ से यहाँ पास हो जाओ। अगर यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो वो आराम से पास हो जाएगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है।
और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब भाई उसका जिसका मन है उसी को वो पास करने देगी, जिसका मन नहीं है उसको पास करने नहीं देगी, मतलब फ्री, सबके लिए फ्री नहीं है, ठीक है। तो वो सेलेक्टिव है, मतलब उसका मन है कि नहीं तुम ही पास, तुम जा सकते हो, ये नहीं जा सकता, है ना, ऐसा ऐसा। तो ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन जो होता है हमेशा जो होता है नॉर्मली आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट में ही होता है, और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है अगर उसके बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो, ठीक। अब ऑस्मोसिस करते हैं। ऑस्मोसिस मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, डिफ्यूज़ हो रहा था, क्या डिफ्यूज़ हो रहा था, सोल्यूट, है ना। डिफ्यूजन में सोल्यूट इधर उधर जा रहा था। मैंने बताया भी पानी में आपने नमक डाल दिया तो नमक जो है वो सोल्यूट है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ये जो है वो सोल्यूट है, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इस सॉल्वेंट का मूवमेंट है, ठीक है। ये डिफ्यूजन क्या था? सोल्यूट का मूवमेंट। सोल्यूट का मूवमेंट डिफ्यूजन था, सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस मतलब जब सॉल्वेंट जो हो मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस आया समझ? नहीं आया? दोबारा समझाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लोअर टू वन ऑफ द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब देखो दो बीकर हैं मान लो, इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने कुछ लगा दी, इसके अंदर दोनों में पानी भरा है, ठीक है, पानी भरा है, हाँ। अब हमने पढ़ रखा है भाई डिफ्यूजन होने के लिए तो परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, लेकिन ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। अब एक जगह जो है एक बीकर में, इसमें मान लेते हैं इसमें कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसके अंदर ये थोड़ा सा, इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है, ज़्यादा नमक भर दिया है, ठीक है, ठीक। या फिर नमक का कॉन्सेप्ट नहीं जानना तो मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, ये यहाँ पे जो है एक दो ही थोड़े से दोस्त हैं, है ना। और दोस्त किसके हैं? इस पानी के। तो पानी क्या करेगा, पानी को तो ज़्यादा दोस्त चाहिए, ये सब ज़्यादा चाहिए, है ना। पानी क्या करेगा, इसको क्रॉस करके ज़्यादा अपने दोस्तों के पास चला जाएगा जहाँ पे इसके ज़्यादा दोस्त हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन में अंतर है, किसका अंतर है? सोल्यूट का, मतलब दोस्तों का, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चूँकि था, इसलिए ये जो सॉल्वेंट है कहाँ से कहाँ गया, जहाँ पे लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन थी, गया है जहाँ पे हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक है। लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, पानी सॉल्वेंट का दोस्त क्या है? सोल्यूट, ठीक है। आपका ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जाएगा, पानी जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? जहाँ पे उसको उसके ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल रहे हैं। दोस्त कौन से कहाँ मिल रहे हैं? जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, ठीक है। तो यही है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली बात है, प्रेशर मतलब फोर्स जो कि सॉल्वेंट को लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूट से खींच लेती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूट में, ताकि कंसंट्रेशन जो हो सॉल्वेंट का इक्वल हो जाए। आया ना समझ? सिंपल सा बात है, खींच लिया ना भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह से प्यार है, उन दो दोस्तों के बीच में प्यार है, पानी का और इस नमक का प्यार है ना। पानी को जहाँ ज़्यादा नमक मिल रहा है वो खींचा चलाएगा, और वो जो खींच रहा है वो चीज़ जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर आया समझ? हाँ। हम आगे बढ़ते, नहीं आया तो कोई नहीं, हम दोबारा करेंगे, हर चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहेंगे चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे तो उससे हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो अगर हमारा मेम्ब्रेन जो हो परमिएबल होगा वाटर को, है ना, लेकिन सभी सोल्यूट के लिए नहीं है, इसी को मैंने बताया था आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब
या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब भाई कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, लेकिन पानी के लिए है। भाई पानी आर पार जा सकता है, नमक आर पार नहीं जा सकता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कॉन्सेप्ट। वाटर के लिए परमिएबल है, पानी तो जा रहा है ना, पानी तो जा ही रहा है ना एक बीकर से दूसरे बीकर में, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है, जहाँ पे उसके ज़्यादा दोस्त हैं। दोस्त कौन है उसका? नमक ज़्यादा है। जहाँ पे नमक ज़्यादा है, जहाँ पे नमक ज़्यादा मतलब जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जब कोई मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक साइड में हो और दूसरा कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दूसरी साइड में हो, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मैंने प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो प्यार था, जो खींच लिया उसे, पानी को एक जगह से दूसरी जगह खींच लिया, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में पानी कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, जल्दी से बताओ? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट, है ना। लो कंसंट्रेशन सोल्यूट मतलब जहाँ पे नमक कम है और जहाँ पे नमक ज़्यादा है वो वहाँ पे चला जाएगा पानी। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर होना। भाई किसी चीज़ को फ़िल्टर हम कैसे करते हैं? बहुत, ये कोई फ़िल्टर पेपर है, इसके ऊपर हम जोर लगाएंगे बहुत सारा पानी का, तो पानी को हम इससे निकालेंगे, तो बहुत सारा जो गंदगी होगी वो यहाँ रह जाएगी और साफ़ पानी जो होगा वो आ जाएगा, है ना। यही फ़िल्ट्रेशन होता है। तो फ़िल्ट्रेशन क्या है? सोल्यूट का मूवमेंट और सॉल्वेंट का मूवमेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू। जोर लगा के यहाँ पे दबा दिया, पिचका दिया ना। अरे भाई जैसे हम चाय साफ़ नहीं करते, ये भी वो उससे देखो, चाय हम इसके ऊपर डालते हैं, फ़िल्टर करते हैं ना चाय कप के अंदर, है ना। तो इसमें ये फ़िल्टर कैसे हो रहा है? फ़िल्टर हो रहा है जब हमने चाय डाली तो इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, पानी का जो प्रेशर है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा छेदों पे, तो जो छोटी छोटी जो चाय की पत्ती थी वो तो ऊपर रह गई और पानी जो था, चाय जो थी वो साफ़ होके अंदर आ गई। ठीक है, यही हो गया फ़िल्ट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी मैंने बता दिया। जब वो चाय जब इसके ऊपर डल रही थी, ठीक है, चलो चाय हम बनाते हैं, ये चाय इसके ऊपर डाली, है ना, चाय हमने डाली, तो ये जो चाय हमने डाल रहे हैं, क्या है ये चाय? क्या है? सॉल्यूशन है एक तरह से, पानी भी है, सोल्यूट भी है, सब कुछ है। तो इसका वज़न, इसका धीरे धीरे वज़न पड़ा, यहाँ पे वज़न पड़ा पानी का, बहुत सारा वज़न पड़ा, तो इसको पिचकाया और ये छोटे छोटे छेद हैं, इससे तो चाय निकल गई और यहाँ पे जो था चाय की पत्ती रह गई। तो यही है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक प्रेशर पानी का प्रेशर, है ना। और जब किसी दो साइड में जब डिफरेंस एग्जिस्ट करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, तो ऑब्वियस ही बात है जो सोल्यूट होगा वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, जिसके पास भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। सो बेसिकली अगर हम अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानें तो अब हमें समझ आएगा। देखो भाई, देखो अब हमने दो चीज़ हमने पढ़ते हैं। एक अभी हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा कि बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों में पानी है और इस पानी को दोस्त चाहिए बहुत सारे। यहाँ पे ये सोल्यूट है, इस वाले पानी के पास बहुत सारे दोस्त हैं, इस पानी को चिढ़ हो रही है, तो ये क्या करेगा? ये जो दोस्त का प्यार जो है इस पानी को खींच लाएगा अपने पास। इसका मतलब क्या था? लो कंसंट्रेशन सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि पानी जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, अब मान लेते हैं, फिर से वही चीज़ हम देखते हैं सिनेरियो। फिर से वो दो बीकर हैं, बीच में मान लेते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस बार यहाँ पे पानी जो है कम है और यहाँ पे पानी ज़्यादा है। भले ही इसके पास अपने दोस्त ज़्यादा हैं,
लेकिन फिर भी होने क्या वाला है, देखो दोबारा देखते हैं थोड़ा सा। तो ये 2 फिर से हमने बीकर बनाए। इस बार जो है इसका पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली होना क्या चाहिए था, चलो मान लेते दोनों में पानी इक्वल है, ठीक है। और इस बार भी इसके पास कम दोस्त है, इसके बाद ज़्यादा दोस्त है, सिंपल सा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, पानी कहाँ से कहाँ फ़्लो करेगा, पानी फ़्लो करेगा, बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से प्यार में पड़े अपने दोस्तों को ढूंढेगा और वो इसको यहाँ से यहाँ खींच लेगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो भाई मतलब ये है, अभी तो हमने बता दिया ना सिंपल सा, दोबारा से समझते हैं। मुझे पता है इसमें अभी कन्फ्यूजन होने वाली है, दोबारा से इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखो भाई 2 बीकर हैं, यहाँ पे भी, ठीक है, बिल्कुल सेम है, सेम पानी है, ठीक है। इसमें भी सेम पानी है, इसमें भी सेम पानी है, इसमें भी सेम पानी है। इसके पास भी 2 सोल्यूट दोस्त हैं, इसके पास 4 सोल्यूट दोस्त हैं, ठीक है। इसके पास भी 4 सोल्यूट दोस्त हैं, इसके पास भी 2 सोल्यूट दोस्त हैं। बीच में जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सबको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक कुछ प्लास्टिक लगा दिया और ऊपर से हमने प्रेशर देना शुरू कर दिया, पूरे पानी को हमने कंप्रेस करना शुरू कर दिया, प्रेशर बना दिया, ठीक है। तो ऊपर वाले केस की अगर हम बात करें, ऊपर वाले केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि दोनों में पानी इक्वल है और कोई इन दोनों के ऊपर कहीं से प्रेशर नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्यार। भाई जब किसी की लव मैरिज होनी होती है तो अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर जाता है और 2 बिछड़े हुए लोग जो हैं मिल जाते हैं। तो ये इसका जो बिछड़ा हुआ प्यार है वो अपने बिछड़े हुए प्यार से पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स का प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, तो भाई बड़ा मिलना मुश्किल है। तो ये जो हो गए एक तरह से पेरेंट्स हो गए जो कि इसको ज़ोर लगा रहे हैं कि नहीं, इसको तो हम नहीं आने देंगे। तो होगा क्या, ये जो पानी है ना ये चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे समझ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उसने ऑस्मोटिक प्रेशर को पीछे छोड़ दिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं कि अपना काम नहीं कर पा रहा, मतलब, ठीक है। आगे समझ, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, आर्टीरियल, देखो एक है, मान लेते हैं ये आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी है, ठीक है, ठीक है सर, आर्टरी है तो अब क्या करें, ठीक है मैं बताता हूँ क्या करें। ये है वेन, ठीक, ये मान लेते हैं वेन है, आर्टरी रेड कलर की, वेन ब्लू कलर की। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन होती है, और वेन में ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये जो बीच का पार्ट है ये है कैपिलरीज, पतली पतली कैपिलरीज है, ठीक है। और हम सबको पता है इन्हीं कैपिलरीज में जो होता है लेना देना चलता है। अब लेना देना कैसे चलेगा, अब सोच के देखो ज़रा, सोच के देखते हैं। हमारे हार्ट ने पंप करा, उसका प्रेशर जो था इसके अंदर आया है, रेड पेन अच्छा वाला चूज़ करते हैं अभी, उसके अंदर इसका प्रेशर आया, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आर्टीरियल साइड में, और दिस इज़ वेनस साइड, ठीक। अब चूँकि ये जो है प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है ना। अब कैपिलरी में 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो बाहर से कोई फ्लूइड अंदर खिंचा चला आ सकता है या फिर अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। अब अंदर से बाहर जाएगा
कहाँ पे, आर्टीरियल साइड में। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल साइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसको ज़बरदस्ती पानी को भर भर के बाहर भेज दिया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड खाना आ रहा है ना सब कुछ, तो हमारी बॉडी भी ऐसी काम कर रही है कि भर भर के इसको कैपिलरी से बाहर हमारे शरीर में पहुँचा दिया। अब वेन में क्या हो रहा है, वेन तक आते आते ये जो प्रेशर था ना ये कम हो चुका है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम हो चुका है और ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ चुका है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या होगा, बाहर वाली चीज़ें जो है वो अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो आर्टीरियल साइड में तो सब अंदर से बाहर चला गया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे शरीर को खाना मिले। और वेन में हो क्या हो रहा है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हम चाह रहे हैं कि सब कुछ जो हो वेन के अंदर आ जाए, और जो नहीं आ पाता, जो एक्सेस फ्लूइड और सोल्यूट है वो बाहर ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में स्पेस में रह जाता है, और फिर वो कहाँ जाता है, लिम्फ चैनल्स में जाता है, लिम्फ में चला जाता है, और लिम्फ के थ्रू वो वापस से इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है। तो ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये इस कॉन्सेप्ट को समझा रही है। ठीक है, आर्टीरियल एंड वीनस एंड में क्या होता है और जो एक्सेस होता है उसका हाल क्या बचता है, आगे समझ। ठीक है, सारा खेल हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर का है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब अब आपको पता लग गया है, लव मैरिज में पेरेंट्स का प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को वो नहीं होने दे रहे। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, पानी का जो दोस्त है, प्यार है, नमक, वो उसके पास मिलना चाह रहा है जहाँ पे नमक ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है। ख़त्म बात, सिंपल। ठीक है, अब है ऑस्मोलैरिटी। अब हम आज अभी के लिए उसमें हम सिर्फ ऑस्मोलैरिटी पढ़ेंगे, बाकी हम अगली बार करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। तो ऑस्मोलैरिटी क्या है भाई, ऑस्मोलैरिटी जो है का मतलब है नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल पर केजी ऑफ वाटर, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब ये मान लो पानी है, इस पानी के अंदर कितना नमक है। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा नमक, लो कंसंट्रेशन मतलब कम नमक, है ना, सिंपल। तो यही है ऑस्मोलैरिटी की, मतलब कितना ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं 1 kg वाटर में। 1 किलो पानी लोगे आप तो उसके अंदर कितना ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं। तो मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किस में मेजर करते हैं, मिली ऑस्मोल्स। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मिली ऑस्मोल्स में मेजर करते हैं। और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की कितनी है, 275 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। ठीक, याद रख लो, पता होना चाहिए नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की। ऑस्मोलैरिटी मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ, लगभग 275 मिली ऑसम्स एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं। मतलब ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स मतलब जो ऑस्मोसिस में पार्टिसिपेट करें, ऑस्मोसिस में जो पार्टिसिपेट करें, है ना, वो कितना है पानी 1 किलो पानी में, तो 275 से 295 मिली ऑसम पर केजी है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगला जो है हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड अगली वीडियो में। ठीक है, चलो अभी के लिए आप रेस्ट करो, मेमोराइज़ करो, थोड़ा सा याद करो। नेक्स्ट बार, अगली बार हम जल्दी से मिलते हैं, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे भाई, अगर दोबारा से सोचो क्या बोला था, अगर कुछ छूटेगा नहीं तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय।